हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोल्यूशन चैप्टर का, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ठंडे इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पर वेजिटेबल्स उगाने के लिए या सब्जियाँ उगाने के लिए क्या करते हैं, ग्रीन ग्लास का इस तरह से ग्रीन, ये है ग्रीन ग्लास का बंद हाउस की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं और इसके अंदर पौधे लगा देते हैं। इसलिए लगाते हैं कि सोलर रेडिएशन एक बार इसके अंदर प्रवेश कर जाती है तो ये बार बार इसी के अंदर रिफ्लेक्ट बैक होती रहती है, ये बाहर नहीं निकल पाती। तो बाहर नहीं निकल पाती तो इसका टेम्परेचर जो है, इस ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा बना रहता है और पौधे यहाँ पर सरवाइव कर लेते हैं। अदरवाइज टेम्परेचर इतना कम रहता है कि पौधे सरवाइव नहीं करेंगे। इनके अंदर पाया जाने वाला पानी जो वाटर प्रोटोप्लाज्म के रूप में वो जम जाएगा और पौधों की बॉडी फट जाती है। तो उससे बचने के लिए ये ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउस का मेन काम है, सन से आने वाली रेडिएशन एक बार इसके अंदर प्रवेश कर गई तो ये जो बैक रेडिएशन होता है, हीट एनर्जी बाहर जाती है, उसको ये बाहर नहीं जाने देता और इसका अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। यही कंसेप्ट, ये सन की हीट एनर्जी जो बैक रेडिएट होती है एटमॉस्फेयर में, उसको यहाँ पर रोक लेना ही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जिस तरह से आप देखते होंगे हमारी सोलर रेडिएशन धरती अर्थ के ऊपर पड़ती है, धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होती है, लेकिन जब शाम होती है तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों होती है? क्योंकि जो हीट एनर्जी अर्थ ने एब्जॉर्ब किया उसमें से कुछ पार्ट वो रेडिएट कर देती है एटमॉस्फेयर को, तो हमारी अर्थ ठंडी हो जाती है। लेकिन ग्रीन हाउस के अंदर जो रेडिएशन एटमॉस्फेयर में जाना चाहती है उसको यहाँ ग्रीन ग्लासेज लगे होते हैं, उसके द्वारा यहाँ रोक लिया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ नॉट अलाउिंग रेडिएशन और हीट टू पास थ्रू, इसके द्वारा ग्रीन ग्लासेस के द्वारा हीट एनर्जी को पास ना होने देना कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कंसेप्ट से लिया गया है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग है क्या? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ। धीरे धीरे अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ते जाना आने वाले समय में, उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप सुने भी होंगे हमारी अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो इसी तरह से सेम यही प्रोसेस, ये ग्रीन हाउस टर्म यूज क्यों किया गया, सेम यही प्रोसेस हमारे अर्थ के साथ होता है। ये मान लीजिए सन है, यहाँ से आने वाली सोलर रेडिएशन, सूर्य की रेडिएशन हमारे अर्थ पर पड़ती है, अर्थ को गर्म करती है। धीरे धीरे फिर अर्थ इसी रेडिएशन को बैक रेडिएट करती है। तो जो हाई एनर्जी या लो वेवलेंथ की रेडिएशन है वो तो बाहर निकल जाती है, लेकिन कम एनर्जी वाली जो रेडिएशन है वो यहाँ से, इस लेयर से, अब देखिए ये लेयर क्या है, इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज कौन है? द गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे अर्थ के ऊपर होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने वाली गैसेज को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। अब ये गैसेज कैसे करती हैं? ये गैसेज यहाँ पर देखिए, ये हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह लेयर बना लेती हैं। ये ब्लैंकेट की तरह ग्रीन हाउस गैसेज का लेयर है। अब ये गैस का लेयर यहाँ से बैक रेडिएट होने वाली हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता। तो ये देखिए जो अर्थ से हीट एनर्जी या रेडिएशन बाहर जा रही है उसको ये ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ के कुछ ऊंचाई पर लेयर बना लेती हैं और यहाँ से इसको बार बार इसी अर्थ पर रेडिएट करती रहती हैं। और इसको बार बार अर्थ के ऊपर रेडिएट करती रहेंगी तो जो हीट एनर्जी बाहर जानी चाहिए वो हीट एनर्जी बाहर ना जाके अर्थ पे बार बार आती है। तो ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या करती है? बढ़ाती है। और इसी को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एंड दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग।
अब ये ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली रिलेटेड है ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलेटेड है किससे? ग्रीन हाउस गैसेज से। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कौन करता है? ग्रीन हाउस गैसेज। तो आइए देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं। इन जनरल देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कुछ वाटर के वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और यही ग्रीन हाउस गैसेज का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ग्रीन हाउस गैस है वो है CO2। ग्लोबल वार्मिंग में टोटल 60% रोल प्ले करती है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन इसका ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने में 20% रोल है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका 14%, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाटर वेपर इसका है 6%। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच इज द मेजर कॉजेटिव गैस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी पूछा जाता है व्हिच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, तो उसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज की चर्चा कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली जनरेट होता है फॉसिल फ्यूल बर्निंग से। कोल, पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, वुड, चारकोल, कुछ भी आप जलाएंगे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरे तरीके से बाय द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में आएगा तो यहाँ पर अर्थ से कुछ ऊंचाई पर ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में लेयर बना लेगा और अर्थ से बाहर जाने वाली रेडिएशन को बैक रेडिएट करके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पर है मीथेन। अब मीथेन की चर्चा कर लेते हैं। ये बनती कहाँ है? मीथेन मार्सी प्लेसेज से बनता है। इसका दूसरा नाम मार्स गैस भी है। मार्सी प्लेसेज का मतलब होता है दलदल वाले स्थान। तो दलदल वाले स्थान पर मैंग्रोव प्लांट्स पाए जाते हैं और मैंग्रोव प्लांट्स की पत्तियां दलदली स्थानों पर गिरती हैं, सड़ करके बनाती हैं मीथेन गैस। गोबर गैस के अंदर भी, गोबर गैस से भी मीथेन गैस बनती है। और फ्लडी एरिया, जब कहीं पर बाढ़ आती है, प्लांट वेजिटेशन पानी के अंदर डूब जाता है तो प्लांट की बॉडी के सड़ने से भी मीथेन बनता है। पैडी फील्ड में भी, धान के खेतों में भी मीथेन बनता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना 20% रोल प्ले करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से जनरेट होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट होता है जितनी भी कूलिंग डिवाइसेज हैं, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, एसीज और कोल्ड स्टोरेज, जितनी भी कूलिंग डिवाइसेज हैं सब से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% रोल प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ियों के धुएं से निकलते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज से निकलते हैं। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई होते हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं जो कि 6% रोल प्ले करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। तो अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग जारी रहा, अर्थ का टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता रहा, तो 21st सेंचुरी के एंड तक, मतलब ये 21st सेंचुरी के एंड तक हमारे अर्थ का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या है? इतना टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा? हमारे पोल्स पर जो ग्लेशियर्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे, पिघल जाएंगे। और ग्लेशियर अभी भी पिघलना चालू हो गए हैं। तो ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा? ओशन का वाटर लेवल जो है वो कई मीटर ऊंचा उठ जाएगा या कई मीटर बढ़ जाएगा। तो जो कोस्टल एरिया में बसे हुए शहर हैं, कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे बसे शहर जैसे मुंबई वगैरह, तो उनके मैक्सिमम पार्ट पानी में डूब जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लो टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, वो ज़्यादा टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारी अर्थ के लिए, अर्थ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कि व्हाट आर द कॉजेटिव गैसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो द गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर नोन एज कॉजेटिव गैसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर ग्रीन हाउस गैसेज। इन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस का कंसेप्ट यहाँ से आया, यहाँ से। तो इस तरह से इससे बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछा जाता है, तो इसका कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए। वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।